हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि आरटीआई क्या है, क्यों आया तथा इसका भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, हमने इसको विस्तृत रूप से पढ़ा। आज हम लोगों को पढ़ना है कि इसमें क्या कमियां हैं और कमियों को संबंध में सुझाव, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इसको रिलेटेड मुद्दे, है ना, जो इशू चल रहे हैं उन इशू की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 3 बातों पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आरटीआई में क्या क्या कमियां हैं। देखिए, कोई भी जब कानून आता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि बनेगा तो परफेक्ट होगा। जब कानून बनाया जाता है उस समय काफी चर्चाएं होती हैं, फिर उसके बाद उन्हें बनाया जाता है। परंतु जब कानून का क्रियान्वयन होता है तो कई तरीके की समस्याएं होती हैं जो पता चलती है ना, फिर उसमें सुधार होता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे कोई कानून अपने आप में परफेक्ट होता जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि राइट टू प्राइवेसी जो कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन जो कानून है, इसमें क्या ऐसी कमियां हैं जो समझ में आई। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा कि आपको रटवाना नहीं है, या ऐसा नहीं कि मैं आपको एक चीज पढ़ा दूं तो बस इसी में काम आए। मैं जो पढ़ाऊंगा आपको कई तरीके से काम आएगा। तो वैसे ही जब हमें किसी कानून की कमियों को समझना हो तो हम क्या करें, तो हम ये देखते हैं कि कानून जो है वो कानून के स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, है ना, अर्थात कानून किसको किसको प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहले सार्वजनिक संस्था, ठीक हो गया। दूसरी बात नागरिक है। तीसरी बात सीआईसी व एसआईसी। ये 3 स्टेक होल्डर है मेन। आप देखोगे पूरे कानून में इन तीनों के चारों ओर ही कहीं ना कहीं घूमता है। यदि हम आप समझ लें कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो इस संबंध में क्या कमी है, इस संदर्भ में क्या कमी है, अब इस संदर्भ में क्या कमी है। यदि हम ये देख लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या कमी है। तो चलिए हम लोग एक एक को देखते हैं। तो जैसे सार्वजनिक संस्था के संदर्भ में, अर्थात कोई संस्था है उसके संदर्भ में क्या क्या कमी है। तो देखिए, सबसे पहले इस कानून में जो कमी समझ में आई वो यह समझ में आई, जो कानून जो संस्था में पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है, ठीक है, वो प्रशिक्षित नहीं होता। अर्थात उसे प्रशिक्षण नहीं होता कि आई हुई शिकायतों को, आई हुई सूचना की जो मांग है उसको कैसे पढ़ना है, कैसे उसका जवाब देना है ना। तो कई बार ये गलत जवाब या अधूरा जवाब दे देते हैं, ठीक। और चूंकि इनका प्रशिक्षण नहीं होता तो इनकी अभिव्यक्ति भी नहीं होती, अर्थात एटीट्यूड भी उस तरह का नहीं होता। चूंकि ये अधिकारी ही है, आपको पता है ये बाबू है, और बाबू कैसे होते हैं मानसिकता में, वही तानाशाही वाली, है ना, आप कहा के पान लगा के टीका, वैसे बाबू होते। तो इनकी मानसिकता क्या होती है, ये जवाब नहीं देना किसी को पसंद करते, ये चिढ़ते हैं जवाब देने से। जैसे आप चले जाओ किसी भी ऑफिस में और किसी भी बाबू से 2 या 3 सवाल पूछ लो, बाबू गुस्सा आ जाएगा। तो ये उसका एटीट्यूड होता है ना। और यही एटीट्यूड उनका जब वो जवाब देते हैं तब भी झलकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उनको प्रशिक्षित करना चाहिए और उनकी एटीट्यूड को, ये कैसे होगा, ये भी प्रशिक्षण से ही होगा। सबसे बड़ी कमी यही थी, ठीक। दूसरी कमी, रख रखाव नहीं होता। किसका, चूंकि आपसे जब कोई सूचना मांगी जाएगी तो सूचना किसी ना किसी कागज में या पेपर में लिखी होगी ना, कोई फाइल होगी। अब वो कोई फाइल बहुत साल पुरानी हो सकती है, ठीक। तो उस कार्यालय में उस फाइल को ढूंढने में महीने लग जाएंगे। तो कोई भी विभाग है जो वो अपने संदर्भ, जो उसके संबंधित फाइलें हैं, उसका रख रखाव अच्छे से नहीं करता। जबकि आरटीआई कानून में कहा गया है कि फाइलों को, जो भी पुरानी है नई है, सभी तरह का डेटा कंप्यूटराइज किया जाए, है ना, सभी तरह का डेटा डिजिटल माध्यम में उपलब्ध कराया जाए। परंतु विभागों ने अभी तक ये काम नहीं किया, जिस कारण सूचना को ढूंढने में व भेजने में दिक्कत होती है। तो क्या कहेंगे हम कि फाइलों का रख रखाव नहीं है ना, अर्थात डिजिटलीकरण नहीं है, जिस कारण ये दिक्कत होती है। जबकि कानून में कहा गया आरटीआई में, आप देखिए आरटीआई कानून का क्रियान्वयन नहीं हो रहा। फिर अवसंरचना, जैसे फोटोकॉपी मशीन न होना, ठीक है, नेट नहीं होना,
अब देखिए नेटवर्क नहीं होना या फोटोकॉपी मशीन, मान लीजिए मैंने एक सूचना मांगी किसी डिपार्टमेंट में, तो रूल ये होता है कि अब जैसे मैं कह दूंगा कि मुझे उस फाइल की कॉपी चाहिए, तो मुझे कॉपी मिलेगी, उसका शुल्क लगता है 2 रुपए प्रति पेज। ठीक है, ये सब आपको मैं डेटा भी बताता जा रहा हूँ ताकि आपके प्रीलिम्स में काम आ सकता है ना। तो क्या होता है कई बार कि उस सरकारी संस्था में फोटोकॉपी मशीन ही नहीं होगी, तो लेट होगा तो पेंडिंग होगा काम, है ना। तो इस तरह से भी समस्याएं आती हैं। तो मैंने आपको बताया कि संस्था के स्तर पे इस तरह की कमियां होती हैं। एक और कमी है, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो काम करना ही नहीं चाहती। जैसे मान लीजिए पीएमओ में कई बार देखा गया है, पीएमओ मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय, उसमें ये देखा गया है कि जब आप सूचना मांगिए ना तो 25-26 दिन तक तो सूचना देंगे नहीं, और 25-26 दिन बाद लिख देंगे कि आपने जो सूचना मांगी है उसको हम ढूंढ रहे हैं या सर्च कर रहे हैं। यहां क्या दिखता है, यहां साफ साफ दिखता है कि आपको सूचना देना ही नहीं चाह रहे। तो इस तरह से पीएमओ कार्यालय के संबंध में ये है। ठीक है, एक संगठन है नागरिक सतर्क संगठन, उसके द्वारा ये बात बोली गई है। ठीक है, जैसे अब आप देखिए पीएम केयर फंड है ना, इस समय बड़ा ये मुद्दा बना हुआ है। अब पीएम केयर फंड में एक व्यक्ति ने आरटीआई दायर किया और पूछा कि हमें बताइए कि इस पीएम केयर फंड के कौन कौन ट्रस्टी हैं, है ना, कौन इसका क्या उद्देश्य है। पीएम केयर फंड ने मना कर दिया, है ना। अभी ये मुद्दा है, इसको अभी आगे समझेंगे, लेकिन आपको बताया कि संगठन के स्तर पे क्या क्या कमी है सार्वजनिक। अब नागरिक, तो नागरिक की सबसे बड़ी कमी क्या है, नागरिक जागरूक ही नहीं है भारत के। अभी आप सब लोग पढ़ रहे हो, आप सब में किसने आरटीआई यूज किया होगा, अभी बहुत कम लोगों ने। एक सर्वे है कि शायद 1 से 3% लोगों ने, मतलब भारत की जितनी जनसंख्या है, जितने नागरिक हैं, उसमें शायद इतने % लोगों ने केवल आरटीआई यूज किया है ना। ये जागरूक नहीं है, इन्हें पता नहीं है कि आरटीआई कैसे लिखा जाता है, कम शब्दों में। अब कोई बात लिखनी है 6000 शब्दों में लिख देंगे अगर, तो भाई पढ़ने वाला ही थक जाएगा, 15-20 दिन उसे पढ़ते हुए पढ़ते, है ना। तो कम शब्दों में किस तरह व्यवस्थित रूप से आरटीआई लिखना चाहिए, तो ये समझदारी नहीं है नागरिकों के पास। तो इस कारण आरटीआई जब स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाते तो उसका जवाब भी नहीं आ पाता। ऐसा नहीं कि हर बार इन्हीं की कमी होगी, कई बार नागरिक लिख ही नहीं पाते अच्छे से, तो आरटीआई जो उसका आंसर देना है जिसको, वो समझ नहीं पाता कि भाई पूछना क्या चाहते हो, क्या पूछना चाह रहे हो, यही नहीं समझ पाएगा पीआईओ, तो दिक्कत होगी। कमी किसकी, नागरिक की, क्योंकि वो जागरूक नहीं है और वो लिखना नहीं जानता, है ना। मतलब आरटीआई का कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, वैसे तो कानून में कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं कहा गया, लेकिन एक तरीका होता है लिखने का। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि नागरिक के स्तर पे ये कमियां हैं। दूसरी बात सीआईसी और एसआईसी में, तो इस अब यहां देखें अगर, तो इस स्तर में सबसे बड़ी कमी है, ठीक है, कि भाई आपको पता है कि 1+10 होते हैं, है ना। एक कमिश्नर, मतलब एक मुख्य कमिश्नर और 10 ऐसे सामान्य कमिश्नर। अभी भी आप देखो इसमें रिक्तियां हैं, अर्थात आप देखो इस समय भारत के जो मतलब सीआईसी है उसमें 3 पोस्ट खाली हैं। अब आप समझिए 3 नहीं, सॉरी 4, केवल एक चीफ कमिश्नर और 6 ऐसे हैं, बस 4 पोस्ट वर्तमान में भी खाली है। अभी मैंने कल देखा था, तब तक खाली है। अब बताइए इतना बड़ा कोई संस्था है, इतनी प्रमुख संस्था है, उस संस्था में भी जब पद खाली हैं, तो आखिर सरकार की क्या मंशा है ये समझ, मतलब सरकार को मैं नहीं कह रहा, अब क्यों पद नहीं भरे जा रहे। जब पद नहीं भरे जाएंगे तो इस कानून का कैसे क्रियान्वयन होगा। ठीक है, यहां तो छोड़िए, स्टेट लेवल पे तो और बुरी हालत है। कई जगह केवल एक आयुक्त है, जैसे आप बिहार देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, आप देखिएगा गूगल में सर्च करिएगा कि इस समय बिहार में कितने आयुक्त हैं, पश्चिम बंगाल में, तो आपको लगेगा कि वहां तो मतलब शायद 5 या 6 वैकेंसी नहीं है, वहां पर 7 वैकेंसी है। तो इस चीज को समझिए कि जब वहां पर मतलब अधिकारी ही नहीं होगा तो उस डिपार्टमेंट में काम क्या होगा, डिसीजन कौन लेगा, है ना। सारी अपील पड़ी होगी, कोई अपील ही नहीं सुनने वाला होगा। तो ये कितनी बड़ी समस्या है, जब तक ये समस्या नहीं सॉल्व होगी तो कानून का क्रियान्वयन नहीं होगा। दूसरी बात आपको बता दें कि एक वही जो मैंने बताया नागरिक सतर्कता संगठन है, इस संगठन ने एक अनुमान लगाया है कि पश्चिम बंगाल के लिए अनुमान लगाया है कि एक अपील को अभी सॉल्व होने में, अगर आज अपील होती है तो 40 साल लगेगा। लाखों मामले लंबित हो गए हैं, आप समझिए 40 साल लगेगा अगर आज कोई अपील आती है।
जो कुछ दिनों के अंदर हो जाना चाहिए वो 40 साल का समय लगेगा। अर्थात लंबित मामले, ये भी क्या हो गया, भारतीय जुडिशियल सिस्टम की तरह बन गया। जैसे भारतीय न्यायिक व्यवस्था में 3 करोड़ मामले लंबित है ना, वैसे अब ये भी उसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका काम सही नहीं चल रहा, अधिकारी नहीं है, मामले देखिए कितने लंबित हैं, है ना। प्लस एक बात और, जो अधिकारी ये भरे जाते हैं, इन अधिकारी की जो बैकग्राउंड होता है वो नॉर्मल अधिकारी मतलब तानाशाही वाले, ठीक है, रेड टेपिज्म वाले होते हैं। जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उन्हीं को भर लिया जाता है। इस पोस्ट में जो ब्यूरोक्रेट होते हैं सामान्यतः 80 से 90% वही भर दिए जाते हैं। क्योंकि ब्यूरोक्रेट का एक अपना एटीट्यूड होता है काम करने का, उसकी न्यायिक समझ कम होती है, उसकी जुडिशियल जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो कम होती है, साथ में उसके काम करने का तरीका भी आरटीआई के अनुरूप नहीं होता। बात समझ में आ रही। इस पोजीशन के लिए जो व्यक्ति अधिक उपयुक्त है वो है जुडिशियल बैकग्राउंड का, है ना। लेकिन कौन ज्यादातर आ जाते हैं, 80 से 90% लोग ब्यूरोक्रेसी वाले होते हैं। और ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड आप जानते हैं कि वो सूचना देना ही नहीं पसंद करते, है ना, या उनका काम करने का तरीका बहुत अलग होता है, धीरे होता है, ये कह सकते हो आप, है ना। जबकि इसके लिए अच्छे लोग वही हैं जिनका बैकग्राउंड जुडिशियल सिस्टम का हो, तो वहां इनको लेना चाहिए। लेकिन इसमें 80 से 90% लोग आपको ब्यूरोक्रेसी से मिलेंगे। तो ये कुछ कमियां हैं जो आरटीआई के संदर्भ में मैंने आपको बताया। ऐसे आप किसी भी कानून को जब देखेंगे तो कानून से संबंधित स्टेक होल्डर देखिएगा, और स्टेक होल्डर में क्या क्या कमियां हैं आप ये समझ सकते हैं। एक कमी और है, जैसे आपको बता दूं कि आपको मैंने बताया था कि आरटीआई दायर करने में अगर बीपीएल परिवार से ऊपर है तो 10 रुपए लगते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस 10 रुपए को सरकार रिसीव करने में 100 रुपए खर्च कर देती है। जैसे एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए सरकार को किसी किसान को 100 रुपए देना है, मान लीजिए 500 रुपए देना है, ठीक है, किसी किसान को 500 रुपए देना है, तो सरकार जब देगी तो अब किसी अधिकारी को भेजेगी कि मान लो पीएमओ को देना है। अब एक उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं, इसको मतलब सीरियस मत समझ लीजिएगा, समझिए। अब मान लीजिए पीएमओ को, मोदी जी को किसी आदमी को 500 रुपए देना है, तो मोदी जी किसी पे भरोसा नहीं करेंगे और अपने किसी आदमी को भेजेंगे कि जाओ यूपी के इस किसान को, मान लो यूपी में इलाहाबाद का कोई किसान है, इसे 500 दे के आओ। तो ये बंदा जब आएगा दिल्ली से इधर, तो आने में ही 10,000 खर्च हो जाएंगे। 10,000 क्या, कम से कम 20-30,000 खर्च होंगे, है ना, क्योंकि भाई अधिकारी पीएमओ का है तो एसी के नीचे तो आएगा। अब 500 देने के लिए 10,000 या 20,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो ये कोई समझदारी वाली बात है क्या? नहीं ना। ऐसे ही जब हम 10 रुपए का पोस्ट कार्ड लगाते हैं ना, तो उसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 रुपए लग जाते हैं। ये इसकी एक कमी है ना। अर्थात पीएमओ में, पीएमओ का अर्थात आरटीआई की जो प्रक्रिया है उसमें एक कमी है, आर्थिक दक्षता नहीं है। बात समझ में? तो ये सब कुछ कमियां हैं, इन कमियों को हमें सुधार करना होगा, ठीक है। एक और बहुत बड़ी इसकी कमी है आरटीआई की, अभी मैं बता दूं। आरटीआई की एक कमी यह है कि आरटीआई में कई लोग पर्सनल रूप से परेशान करने के लिए, ठीक है, आरटीआई दायर करते हैं। जैसे मान लो मैं हूं और मैं किसी विभाग के किसी एक अधिकारी से, मान लो कोई अधिकारी XYZ है, इससे नफरत करता हूं, अब मैं इसके नाम पर कम से कम 50 आरटीआई कर दूंगा ताकि ये परेशान हो जाए, हो सकता है। तो ये भी इसकी एक कमी है ना। या मैं इसके लिए इससे संबंधित सूचना निकालूंगा, बाद में इसको ब्लैकमेल करने लगूंगा, तो ये भी है, ठीक। तो ये कुछ ऐसी कमियां हैं, ये बड़ी कमियां भी, ये मैं आगे और बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि अब इनके संबंध में क्या सुधार होना चाहिए, इसके संबंध में क्या सुधार होने चाहिए। एक कमी और है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। जैसे आरटीआई के जो आर्टिकल आरटीआई है उसमें जो धारा 4 है, धारा 4 है ना, इसमें कहा गया है कि स्वघोषणा की जाएगी, स्वघोषणा, ठीक है, मतलब सेल्फ, ठीक है, स्वप्रकटीकरण। अर्थात डिपार्टमेंट अपने से संबंधित सूचना को खुद प्रकाशित करेंगे बिना किसी के मांगने पर, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक है। जो आरटीआई की धारा 4 है उसमें कहा गया है कि सभी विभाग अपनी तरफ से
सूचना प्रकाशित करें। इसके की कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि जब अपनी तरफ से सूचना प्रकाशित करेंगे तो कोई व्यक्ति तो मांगेगा नहीं, अपने आप से उसको जब सूचना मिल जाएगी तो किसी व्यक्ति को खतरा नहीं होगा, अर्थात सुरक्षा रहेगी। इसको मैं बता दूं, जैसे मान लो कि मैंने किसी विभाग से कोई सूचना मांगी, क्योंकि मैंने अपना नाम नंबर उसमें लिखा होगा, है ना। अब विभाग से किसी का संबंध है, मान लो जिसने भ्रष्टाचार किया था उसका संबंध है, तो उसको पता चल गया कि इस व्यक्ति ने मांगा है और यह सूचना से मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकता है, तो मेरी जान के लिए खतरा बन जाएगा, होगा ऐसा। तो यदि विभाग खुद जानकारी दे देगा, ठीक, तो क्या होगा, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनको सुरक्षा मिलेगी। जब अपने आप से कंप्यूटर में या वेबसाइट में डाल दिया जाएगा तो खुद सुरक्षित हो जाए, मतलब सुरक्षा मिलेगी। आपको बात समझ में आ रही। फिर दूसरी बात, ठीक है, भ्रष्टाचार कम होगा, ये तो आपको बात पता ही है। इस तरह से आप कह सकते हो कि आरटीआई के धारा 4 को अगर फॉलो करेंगे डिपार्टमेंट, है ना, तो आरटीआई एक्टिविस्ट को सुरक्षा होगी, साथ ही में भ्रष्टाचार कम होगा। एक और मैं आपको अगर बात बताऊं कि सीआईसी ने अभी एक ऑडिट कराया है और कहा है कि 85% मामलों में अभी नहीं होती जानकारी की सूचना, ऐसा उसने बोला है ना। कुछ मतलब स्पेसिफिक डेटा जो है, जैसे प्रोसेस संबंधित डेटा, है ना, या ई प्रक्रियाएं जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया, उससे संबंधित डेटा में 85% अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। कुछ संस्थाओं में किया, ऐसा नहीं कि सारी संस्थाओं में किया है। 800 के करीब संस्थाओं में ऑडिट किया था, देखा था कि कितनी संस्थाएं धारा 4 को मान रही हैं, तो उसने काम को संतोषजनक नहीं पाया। हाँ, ये जरूर कहा था कि काम विभागों ने अपनी जानकारी को वेबसाइट पर डालना शुरू कर दिया है, परंतु अभी भी काम उतना संतोषजनक नहीं है जितना होना चाहिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि कानून की कुछ धाराओं का पालन नहीं हो रहा, कानून के स्तर पे क्या क्या कमी थी, मैंने आपको ये बताया। ठीक, अब इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। देखिए, जो जो कमी है उन कमियों को हटाने के लिए सुधार किया जा सकता है। जैसे एक सुधार है, मान लीजिए कि अगर हम, जैसे आप देखो ना, आप एनसीईआरटी की जब किताब खरीदोगे तो सारी किताबों के बीच में, ठीक है, पहले मतलब संविधान का प्रस्तावना लिखा रहता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि लास्ट में मान लीजिए, ठीक है, आरटीआई के संबंध में लिख दें, या मान लीजिए आरटीआई के संबंध में एक चैप्टर ही बना दे पूरा। जब बच्चे आरटीआई को पढ़ेंगे, अब मान लो आरटीआई कैसे दायर करना चाहिए, ये सब एक चैप्टर में हो, है ना, कक्षा 8 या 9 या 10 की किसी एक क्लास में इसको जोड़ दिया जाए, तो सारे बच्चे अपने प्रारंभिक स्तर से ही समझ जाएंगे कि आरटीआई कैसे दायर की जाती है, और सारे बच्चे समझ चुके होंगे ये। तो आप कह सकते हो कि आरटीआई को हम कहां, शिक्षा पाठ्यक्रम में जोड़ के जनता को जागरूक कर सकते हैं। गांव में छोटे छोटे सेमिनार करा के, नुक्कड़ कार्यक्रम करा के भी हम लोग जागरूक कर सकते हैं। ठीक, बाकी तो आपको जो जो मैंने बताया, जैसे अवसंरचना नहीं तो फोटोकॉपी मशीन उपलब्ध कराई जाए, है ना, ठीक है, डेटा का रख रखाव नहीं है तो उसके लिए प्रशिक्षित किया जाए, या विभागों पे कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये सब हो सकता है, लेकिन एक ये इनोवेटिव तरीका था। दूसरा इनोवेटिव तरीका है कि जो फीस 10 रुपए है ना, उसको बढ़ा के 50 रुपए कर दी जाए, क्योंकि ये 2005 में थी और आज भी इतनी ही है। जबकि आपको पता है कि अब सब कुछ बदल चुका है 15 साल में, तो इस फीस को बढ़ा दी जाए ताकि जो लोग दुरुपयोग करते हैं आरटीआई का, वो रुक जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। साथ ही इससे मैंने आपको बताया था कि 10 रुपए के चक्कर में 50 रुपए खर्च करते हैं, मतलब 100 रुपए खर्च करते हैं, वो समस्या भी इससे सॉल्व होगी। तो इस तरह आप कह सकते हो कि ये 2-3 सुधार करके आरटीआई के कानून में कई तरीके से उसकी दक्षता बढ़ाई जा सकती है। या आप ये भी कह सकते हो कि आरटीआई के संदर्भ में एक निश्चित समय अंतराल बाद आरटीआई से संबंधित सभी स्टेक होल्डर, है ना, जितने भी आरटीआई के संबंध में एनजीओ है, सिविल सोसाइटी है, ठीक है, सरकार है, जो है, ये सब आपस में मिलकर कोई ना कोई मीटिंग करें, है ना, और देखें कि आरटीआई में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, और फिर उसके बाद सरकार को अनुशंसा करें कि ऐसा ऐसा आरटीआई में परिवर्तन होना चाहिए। ये भी हो सकता है। आप किसी भी क्वेश्चन के निष्कर्ष में लिख सकते हो कि आरटीआई से संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर, एनजीओ, सिविल सोसाइटी हैं, उनके साथ सरकार को बातें करनी चाहिए, है ना, और डिसाइड करना चाहिए कि आरटीआई में क्या कमी है, क्या सुधार हो सकता है, क्योंकि ये लोगों के पास विशेषज्ञता होगी।
क्योंकि भाई अब मान लीजिए जो आरटीआई से संबंधित सिविल सोसाइटी या होगा तो उनके पास एक विशेष जानकारी होगी, है ना, ये विशेषज्ञ होते हैं अपने मामले में, तो ये सही अनुशंसा देंगे। तो इस तरह आरटीआई के मामले में सुधार किया जा सकता है। अब समझते हैं आरटीआई से संबंधित मुद्दे। ठीक है, देखिए पहला मुद्दा है आरटीआई से संबंधित में, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन वर्सेस राइट टू प्राइवेसी। अब आप देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन वर्सेस राइट टू प्राइवेसी, है ना, निजता का अधिकार। देखिए अब देखिए दोनों ये कानून है। एक कानून है कि कोई व्यक्ति अपनी बातों को गोपनीय रखेगा, है ना, और एक कानून है मतलब व्यक्ति या संस्था, कोई भी व्यक्ति या संस्था, यहां भी और व्यक्ति या संस्था, एक कानून है जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति या संस्था अपनी जानकारी को सबको बताएंगे, और एक कानून कहा गया है कि अपनी जानकारी को छुपाएंगे। अब इन दोनों कानून में क्या है, विरोध, कंट्राडिक्शन। जब और दोनों कानून इस समय मान्यता प्राप्त है ना। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पुत्तुस्वामी केस में इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह भी क्या है, फंडामेंटल राइट है, और इसको भी कहा है कि फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने पुत्तुस्वामी केस में इसको कहा है कि फंडामेंटल राइट है, और कई केस में इसको भी कहा है कि फंडामेंटल राइट है। इसका आधार बताया है आर्टिकल 21, इसका बताया आर्टिकल 19। अब सवाल है कि लेकिन ये दोनों आपस में विरोधी है। अब कैसे विरोधी है मैं बताता हूं, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट है कि भाई एक साथ दो कानून है, दोनों आपस में विरोधी हैं। अब बताइए किसको वरीयता दिया जाए। दोनों के बीच में हमें एक संतुलन करना होगा, क्योंकि दोनों कानून जरूरी हैं मानव के, नागरिकों के विकास के लिए। आपको पता है कि राइट टू प्राइवेसी अगर नहीं होगी तो कोई भी ह्यूमन के अंदर डिग्निटी नहीं रह जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं मेरे बारे में, ठीक है, मैं फोन में क्या बात करता हूं, मैं कहां जाता हूं, किससे मिलता हूं, ठीक है, मैं क्या अपने दिमाग, ये सब बातें सार्वजनिक कर दी जाए तो कोई मेरी डिग्निटी रह जाएगी, कोई गरिमा रह जाएगी, नहीं रह जाएगी ना, है ना। तो राइट टू प्राइवेसी किसी भी नागरिक के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए बहुत जरूरी है। ये आधार कार्ड के समय बहुत बड़ा मुद्दा बना था, है ना। अब सवाल ये होता है कि भाई कैसे बैलेंस किया जाए, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी, अर्थात इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। कभी ये ऊपर जाएगा, कभी ये नीचे जाएगा, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि एक आदमी है XYZ, मान लीजिए ये व्यक्ति है और जज है, ठीक है। तो इसके दो जीवन है, एक सार्वजनिक जीवन, एक व्यक्तिगत जीवन। इतने स्पष्ट नहीं होंगे ये जितने अभी देखने में लग रहा है। भाई एक जज है मान लीजिए, जैसे ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूं कि अभी हाल ही के समय में एक देश के प्रधानमंत्री आराम से बैठ के बियर पी रहे। अब आप कहोगे उसका निजी मामला है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि वो देश का प्रधानमंत्री है, उसको देख के पूरी यूथ मोटिवेट होती है, उसको देख के लोग सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरी युवा को प्रभावित करेगा। तो ये उसका केवल निजी मामला नहीं है, ये उसका सार्वजनिक मामला भी है। तो ना ऐसा नहीं होता कि किसी भी आदमी का सार्वजनिक और निजी दायरा बहुत ही अलग अलग हो, ये बहुत आपस में मिला हुआ होता है। अब आप देखिए जैसे जज है मान लीजिए, तो जज का एक सार्वजनिक जीवन होगा, है ना, और एक उसका व्यक्तिगत जीवन होगा। अब मान लीजिए कि ये योगेश त्रिपाठी YT मान लीजिए, मुझे शंका हुई कि ये जज करप्शन करता है,
ये जज करप्ट है मान लीजिए, तो मैं राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा क्या करूंगा, इससे इसकी आय का विवरण मांगूंगा, है ना। इससे कहूंगा आय का विवरण दो, ताकि मैं समझ सकूं कि इसकी आय अगर ज्यादा हो गई मान लो, तो मैं इस पे इन्वेस्टिगेट कर सकता हूं, है ना। पर ये बताइए इसकी आय मैंने क्यों मांगा, मैंने इसलिए मांगा क्योंकि मुझे इस पे शंका थी कि ये भ्रष्ट आचरण अपना रहा है, और आरटीआई के तहत मैंने मांग लिया। लेकिन ये बताइए कि आय का विवरण ये इसका निजी मामला है कि सार्वजनिक मामला है, इसके हिसाब से तो निजी मामला होगा। वो क्या कहेगा कि राइट टू प्राइवेसी के तहत, राइट टू प्राइवेसी के तहत मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा अधिकार है राइट टू प्राइवेसी। अब ये कहेगा XYZ कि राइट टू प्राइवेसी के तहत मैं नहीं बताऊंगा कि मेरी कितनी आय है। परंतु YT क्या कहेगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप एक सार्वजनिक पद में हो। पर वो कहेगा कि हर चीज मेरी सार्वजनिक पद में तो हूं, पर मेरा कुछ जीवन व्यक्तिगत भी तो है। इस तरह राइट टू प्राइवेसी व राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या होगी, एक विरोधाभास की स्थिति कि ऐसा क्या भाई किया जाए। एक जगह आप देखिए कि ये जज अपनी जानकारी नहीं दे रहा राइट टू प्राइवेसी के तहत, परंतु YT मांग रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि उस व्यक्ति के जीवन में मतलब दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ये एक बहुत ही बड़ी डिबेट है, क्योंकि आपको पता है कि हर आदमी, हर नागरिक अपने अधिकारों को लेकर धीरे धीरे जागरूक हो रहा है ना। अपने हर तरह के अधिकारों को लेकर धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। जैसे आप देखिए, आप मॉल जाते हो और मॉल में आपसे जब कोई बिल बनाता है तो आपसे फोन नंबर मांगता है। आप चाहो तो उसे सीधे मना कर सकते हो, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी के तहत वो आपकी, ठीक है, आपका अधिकार है कि आप उसे मना कर सकते हो। आप फोन नंबर नहीं दो, वो आपका फोन नंबर लेंगे, फिर आपको मैसेज करेंगे, अर्थात आपकी निजता में उल्लंघन कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपका नंबर ले लिया, फिर दिन भर आपको मैसेज करेंगे कि ये कंपनी का आइटम खरीद लीजिए, कंपनी का आइटम खरीद लीजिए। डिस्टर्ब कर रहे हैं ना आपको, आपकी निजी जीवन में एंट्री कर रहे हैं ना। तो इस तरह आप उसको मना कर सकते हो। जैसे जैसे आदमी पढ़ेगा, शिक्षित होगा, अपने अधिकारों को जानेगा। अब अपने दोनों अधिकारों को जानेगा, एक तो राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी। और ये दोनों अधिकारों को जब जानेगा तो ये बताइए, एक आदमी होगा, इसके भी दोनों होंगे, और ये व्यक्ति होगा मान लीजिए X या Y, मतलब ये XYZ था और ये YT था। अब YT का एक अधिकार RTI और इसका है राइट टू प्राइवेसी। अब आप देखो दोनों में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये विरोध अभी बढ़ेगा, तो इसका क्या समाधान होना चाहिए। देखिए, इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय अच्छा सबूत उदाहरण पेश करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही के अपने एक निर्णय में, जिसके अंतर्गत उसने माना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RTI के दायरे में आता है, उसमें स्पष्ट भी कर दिया है कि उसमें स्पष्ट कर दिया उसका, उस निर्णय में अपने सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, जो अभी हाल ही के समय में निर्णय दिया है, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि RTI ना टूल ऑफ सर्विलांस नहीं है। अर्थात RTI सर्विलांस करने का कोई यंत्र नहीं है। अर्थात आप RTI का प्रयोग इस उद्देश्य के साथ नहीं कर सकते कि किसी के निजी जीवन की जानकारी लो। पर सवाल फिर उठता है कि निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में अंतर क्या, कैसे करोगे आप। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि मान लीजिए कि एक, मतलब जैसे कोई, मान लीजिए मैंने आपको बताया था भी एक प्रधानमंत्री का जो बियर पी रहे थे, तो अब वो कहेंगे वो मेरे निजी जीवन है, कहेंगे ना। लेकिन सब कोई कहेंगे कि हम आपसे प्रभावित होते हैं, ये आपका सार्वजनिक जीवन है। तो भाई ऐसे अंतर कैसे करो। जैसे मैंने जज का बताया, जज कहेगा मेरी आय मेरा निजी जीवन है, लेकिन हम कहेंगे कि आपका निजी जीवन नहीं है, क्योंकि आप सार्वजनिक पद में बैठे हो और आपकी कमाई का साधन सार्वजनिक है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि इसी से साबित होगा कि आप ईमानदार हो कि नहीं हो। अब मान लीजिए आपकी जमीन और आपकी संपत्ति इतनी ज्यादा है कि आपकी आय से कई गुना ज्यादा, इससे सिद्ध हो जाएगा कि आप गलत है ना, और उससे आपके करप्शन का पता होगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप ये देखो
कि आप कैसे पता करोगे कि निजी और सार्वजनिक जीवन में अंतर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरटीआई टूल ऑफ सर्विलांस नहीं है, और इसमें अगर मान लो किसी जज की या किसी की भी निजी जानकारी मांगी जाती है तो उसको तभी दिया जाएगा जब व्यापक हित होगा। व्यापक हित, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। मान लीजिए जैसे ऐसे नहीं कि आप टाइम बैठ बोला खाली बैठे हो तो किसी भी आदमी की सैलरी पूछो या किसी भी आदमी के निजी जीवन के बारे में पूछो। आपको तभी जानकारी दी जाएगी जब आप ये सिद्ध कर दोगे कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होगा। जब तक आप ये नहीं सिद्ध कर पाओगे कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो आपको जानकारी नहीं दी जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो एक विशेष मैटर पे है, तो सीबीआई ऑफिस के संबंध में, लेकिन जब आप इसको ओवरऑल देखोगे तो इसका कहने का यही मतलब है कि आरटीआई को, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी के साथ संतुलित किया जाएगा। आप लार्जर इंटरेस्ट में ही राइट टू इंफॉर्मेशन को वरीयता दी जाएगी, वरना राइट टू प्राइवेसी को वरीयता दी जाएगी। जब तक, ठीक है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होगा, व्यापक जनहित नहीं होगा, तब तक राइट टू प्राइवेसी को वरीयता देंगे। जब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होगा तो राइट टू इंफॉर्मेशन को इंटरेस्ट देंगे। इसको उपयोगिता मूलक तर्क बोलते हैं, उपयोगिता मूलक तर्क, है ना, क्योंकि ये इसी सिद्धांत पे आधारित है। जैसे मैं कहूं, एक और उदाहरण समझिएगा, इससे समझिएगा कि मान लीजिए किसी को फांसी दी जा रही है ना, या किसी को सजा दी जा रही है, तो सजा देने का क्या उद्देश्य होता है? सजा देने का उद्देश्य होता है कि व्यापक जनहित, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे मान लो किसी ने एक अपराध किया, तो अपराध किसी व्यक्ति ने किसके खिलाफ किया है? जैसे मान लो कि एक हत्या हो गई, किसी मतलब एक क्राइम क्रिमिनल है XYZ, और इसने मान लो किसी की हत्या कर दी, मान लो ओ की, मैं हत्या नहीं कराऊंगा, मान लो ओ की हत्या कर दी, ठीक है। आपको लगेगा कि इसने क्राइम इसके खिलाफ किया है, ओ के खिलाफ, परंतु ऐसा नहीं है। इसने क्राइम पूरे समाज के खिलाफ किया है। आप बताओ, जब एक रेप की घटना सुनते हो तो क्या आपको लगता है कि जिसके साथ रेप हुआ केवल वही दुखी है? पूरा समाज डर जाता है, पूरी समाज की महिलाएं डर जाती हैं, है ना। तो रेप किसके खिलाफ हुआ? वो व्यक्ति के, एक औरत के खिलाफ नहीं, वो पूरे महिलाओं के खिलाफ, पूरी सोसाइटी के खिलाफ हुआ। अब एक निर्भया कांड होता है, उससे कई लड़कियों को दिल्ली पढ़ने नहीं भेजा गया, क्योंकि पूरी दिल्ली भेजने वाले जो माँ बाप थे वो डर गए, है ना। तो क्या किया, फिर उसको सजा दी गई। सजा देने का क्या उद्देश्य था? ताकि समाज का व्यापक जनहित हो, लार्ज। तो ये इसी तर्क के आधार पे भारत में जो दंड के प्रावधान है वो है इसी आधार पे, है ना। उसको कहते हैं उपयोगिता देखी जाती है, कितना यूटिलाइजेशन, उपयोगिता के आधार पे तर्क देना। तो वैसे ही उपयोगिता के आधार पर जब हम सोचते हैं कि आरटीआई और राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इंफॉर्मेशन में किसको वरीयता देंगे, तो हम इस तर्क के आधार पर देखते हैं कि जिसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होगा हम उसको फॉलो करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ी फिलोसफिकल था, थोड़ी एथिक्स के इसमें इशू थे, है ना। ये एथिक्स में भी आ सकता है, पेपर 2 में भी आ सकता है। तो आपको ये देखना है कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इंफॉर्मेशन में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन याद रखना है ना, कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इंफॉर्मेशन में जब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होगा तो राइट टू इंफॉर्मेशन को हम आगे रखेंगे। ऐसी डिबेट्स कई बार हो चुकी हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट के बीच डिबेट, है ना। तो ये सब अलग अलग डिबेट्स हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक है ये वरदान अभिशाप, वरदान वर्सेस अभिशाप। एक डिबेट ये भी है, ठीक है, बून वर्सेस बेन। इसमें ये कहा गया, आप देखो यूपीएससी ने अभी 2-3 केस स्टडी जो पूछे उसमें ये चीज उसने इंगित की है। आरटीआई को बताया है कि आरटीआई कहीं ना कहीं अभिशाप को नहीं की वरदान है। देखिए कैसे, देखिए वरदान तो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने बताया था वरदान क्या है, इतना परिवर्तन हुआ सकारात्मक, वो सब वरदान मानिए। पर निगेटिव क्या है? कहा जाता है कि चूंकि आरटीआई आती है, आरटीआई के जवाब देने के लिए अधिकारियों को टाइम देना पड़ता है।
जिससे, ठीक है, प्रशासनिक दक्षता कम होती है, प्रशासनिक दक्षता कम होती है। एक तो ये कहा जाता है, दूसरा कहा जाता है कि लोग गलत उद्देश्य से आरटीआई दायर करते हैं। जैसे एक उद्देश्य है, मान लो मैंने बताया किसी अधिकारी से मैं चिढ़ता हूं और मैं उसके खिलाफ 100-150 आरटीआई दायर कर दूं, है ना। तो जब आरटीआई दायर कर दूंगा मैं उसके खिलाफ, तो क्या हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, है ना। एक ये भी हो सकता है। फिर दूसरी बात ये कहा गया कि अधिकारी निर्णय लेने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि पता कि निर्णय लेंगे, फिर बाद में जब आरटीआई से कोई मांगेगा तो वो जानकारी लेगा और उसका गलत प्रयोग करेगा, है ना। क्योंकि कई बार आप जब निर्णय लेते हो ना, तो निर्णय आप तो ले रहे हो, उसके आपको उद्देश्य पता है ना, आपका इंटेंशन आपको पता है, दूसरा उसको गलत वे में जाके जाहिर कर सकता है, तो इससे भी डरते हैं। तो प्रशासनिक दक्षता कह रहे कमजोर हो रही, गलत उद्देश्य से लोग लेते हैं ना, जैसे ब्लैकमेल करना या परेशान करना, या अधिकारी निर्णय लेने से डरते हैं। तो ये कुछ कहा गया है, ये 3-4 बातें कही गई हैं और कहा गया है कि इन सब के कारण आरटीआई एक अभिशाप बनता जा रहा है। पर सवाल है, तो फिर तो आरटीआई खराब हो गया, है ना। लेकिन आप ये बताओ कि प्रशासनिक दक्षता जो वाला सवाल है, ठीक है, आपको मैंने बताया कि आरटीआई से ही प्रशासनिक दक्षता कितनी अच्छी हो रही है, गवर्नेंस कितना शानदार हो रहा है। और जो ये कमी हो रही है, तो ये कमी किस कारण हो रही है? आरटीआई के उद्देश्य के कारण ये कमी हो रही है कि आरटीआई के क्रियान्वयन के कारण, है ना। मैंने क्या कहा था, आप कागजों का अच्छे से रख रखाव नहीं कर रहे, आपके पास फोटोकॉपी मशीन नहीं है, आपके पास अच्छा प्रशिक्षण नहीं है ना। आप इन सब कारणों से ये समस्या को मतलब समस्या हो रही है कि इस कारण समस्या हो रही है कि लोग आरटीआई कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि समस्या का कारण डेटा का रख रखाव न होना है ना। इस कारण ये समस्या आरटीआई की नहीं है, ये समस्या डेटा के रख रखाव की है। आप डेटा को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, इस कारण आपको समस्या होती है और आपको ऐसा लगता है कि ये आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ है ना। आरटीआई कोई एक बोझ नहीं है, एक लोकतंत्र की डिमांड है ना। क्योंकि आपके पास पर्याप्त प्रशिक्षण और पर्याप्त मशीनरी नहीं है, इस कारण आपको ऐसा लगता है कि आरटीआई बोझ है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये तर्क गलत है ना। आप कह सकते हो कि आरटीआई प्रशासनिक दक्षता को कम नहीं करता क्योंकि यह प्रशासनिक मशीनरी में कोई बोझ नहीं है। रियल कारण यह है कि डेटा का अच्छे से रख रखाव नहीं है। आपको तो ये भी पता है ना कि धारा 4 के तहत सारे डिपार्टमेंट को तो मतलब ज्यादातर जानकारी खुद से प्रकाशित कर देनी है, अर्थात आरटीआई आएगी ही नहीं आपके पास, तो है ना। तो कहीं ना कहीं ये विभागों की ही कमी है कि इसको पूरी तरह से लागू नहीं कर रहे। अगर इसको लागू कर देंगे तो ये सवाल ही नहीं उठेगा। फिर इस तरह तो यह वाला तर्क खारिज हो गया। दूसरा तर्क गलत उद्देश्य से। तो आप मुझे ये बताइए, यदि कोई अधिकारी ने ईमानदारी के साथ काम किया होगा तो फिर उसको किस बात का डरना? तो आप कह सकते, इसके लिए कई लोगों ने कहा कि भाई जब आरटीआई दायर की जाती है तो जो दायर करने वाला आवेदक है उससे उद्देश्य पूछा जाए, है ना। और उद्देश्य मतलब उसको लिखना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन में कि मैं जो आपसे सूचना मांग रहा हूं, इस सूचना का क्या उद्देश्य है। और उसके बाद पीआईओ देखेगा कि यह उद्देश्य सही है कि गलत, और फिर जानकारी देगा। सेम ऐसा ही केस स्टडी आई थी 2018 के पेपर में। तो मुझे आप ये बताइए, अगर एक पीआईओ के पास इतनी पावर आ जाएगी कि वो आरटीआई का उद्देश्य पढ़ेगा और पढ़ने के बाद सही या गलत देखेगा और निरस्त भी कर देगा, तो आरटीआई को ये कमजोर कर देगा ना। अगर ऐसा हो जाएगा कि हर आदमी को अपनी जानकारी देनी पड़ेगी, तो ये ऐसा अपनी जानकारी नहीं, अपने उद्देश्य की जानकारी देनी पड़ेगी कि किस इंटेंशन से वो जानकारी मांग रहा है, और फिर उसके बाद पीआईओ उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या डिनाई करेगा। तो इसमें पीआईओ के पास इतनी पावर हो जाएगी वो किसी भी आरटीआई को क्या कर देगा, डिनाई। इससे आरटीआई कमजोर हो जाएगा। अब आप बताइए, कोई चीज मान लीजिए कोई ये मेडिसिन है, अब मेडिसिन में इतनी कमी है केवल और इतना अच्छा है, तो क्या इसके कारण आप पूरे को कमजोर कर दोगे? ऐसा तो नहीं है ना।
आप इसमें सुधार करोगे ना, ये नहीं कि एक मतलब इतनी सी समस्या के कारण इतनी अच्छी चीज फेंक दोगे, ये तो मूर्खता है। और आरटीआई भी क्या है, आरटीआई में मान लो 99% अच्छाई है, 1% कमी है कुछ, तो भाई इस कमी को सुधारा जाएगा ना, इसको थोड़ी कमजोर कर देंगे। समझदारी किसमें है कि इसको खत्म करें, इसको कमजोर करें, है ना। तो हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते जिससे आरटीआई डाइल्यूट हो, क्योंकि आरटीआई का इंटेंशन बहुत शानदार है। इसलिए आप कह सकते हो कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि पीआईओ के पास डिस्क्रिएशन आ जाए कि वह आरटीआई को डिनाई कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है, ये बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इससे आरटीआई डाइल्यूट होगा, है ना। आप क्या कहोगे कि यदि अधिकारी ने गलत काम ही नहीं किया तो उसको डरना क्या, है ना। इस आधार पे आप कहोगे कि ये भी गलत है। फिर दूसरा है अधिकारी निर्णय से डरते हैं, ये भी सेम वैसे ही है ना। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार को विश्वास में लेना पड़ेगा, है ना। या साथ में ये भी है कि आप स्पष्ट वही जैसे ऊपर कहा, जब आप गलत कर नहीं रहे तो फिर आपको डर किस बात का, है ना। भाई आदमी गलत होता है तब डरता है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये डिबेट जो मैंने बताया कि आरटीआई वरदान है कि अभिशाप, है ना। तो आप समझ सकते हो इन दोनों शर्तों के कारण कहा जाता है, इन दोनों के कारण कहा जाता है अभिशाप। तो मैंने इन दोनों का आपको बता दिया कि ये दोनों आधार गलत है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि आरटीआई में कुछ चुनौतियां जरूर हैं, पर आरटीआई वरदान है और आरटीआई को किसी भी तरह से कमजोर नहीं करना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। एक डिबेट है आरटीआई पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल। इसी में बीसीसीआई को मैं समझा देता हूं, ठीक है। देखिए मेरी बात समझिए, आरटीआई कानून में कहा गया है, ठीक, उसकी धारा 2H में, धारा 2H में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक संस्था आरटीआई के दायरे में आती हैं, ऐसा कहा है, ठीक। पर यह है कि सार्वजनिक संस्था क्या है, इसके बारे में चर्चा क्या किया उसने। सार्वजनिक संस्था के बारे में बोला है, ठीक। बोले तो कई पहलू हैं, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट हैं कि जो सरकार द्वारा नियंत्रित हो, ठीक है, और दूसरा बोला है कि जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित हुई, ठीक है। तो इन दो लाइनों को बोला है। कई संस्थाएं ऐसी हैं कि जिसको कहा तो जा रहा है, ठीक है। अब कौन कहता है सीआईसी, ठीक है, सीआईसी मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यह है मेन संस्था। तो सीआईसी ने क्या कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी, अब मैं इसको समझाता हूं, ठीक है, ये एक ही समझ लिया आपको सब समझ आएगा। सीआईसी ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी एक सार्वजनिक संस्था है, जबकि पॉलिटिकल पार्टी अर्थात राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हम सार्वजनिक संस्था नहीं है। ये डिबेट है, सार्वजनिक संस्था है कि नहीं है। चूंकि कानून में जो अप्रत्यक्ष वित्त बोला गया है ये बहुत स्पष्ट नहीं किया, और साथ में ये नियंत्रण को जो बोला है इसको भी स्पष्ट नहीं किया। तो इन दोनों की जब स्पष्ट नहीं है, जैसा कि मैंने कहा था कानून जितना स्पष्ट होता है उतना अच्छा होता है, अब इन दोनों को स्पष्ट नहीं किया, इस कारण समस्या आ रही है। अब देखिए इसको मैं आपको समझाता हूं एक उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। अभी पॉलिटिकल पार्टी को, सार्वजनिक संस्था को देखो, ठीक है। सीआईसी क्या कहता है, सीआईसी कहता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है, इसको टैक्स में छूट, ठीक है, इनको इनके ऑफिस के लिए जमीन सस्ते रेट में, समझ रहे, इनको मतदाता सूची फ्री, इनको ऑल इंडिया रेडियो और जितने भी दूरदर्शन जैसे चैनल पे क्या मतलब दूरदर्शन, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो में भी फ्री में प्रकाशन मुफ्त में
मुफ्त में प्रकाशन करने का टाइम मिलता है कि आप अपने चैनल मतलब अपने राजनीतिक दल का प्रचार कर सकेंगे, है ना, मुफ्त में या सस्ते में। तो क्या कह रहा है, सीआईसी कहता है कि आपको इसमें भी क्या छूट, मतलब क्या, सरकार कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित कर रही है ना। जब ऑफिस आपको सस्ती जमीन में मिल रहा है तो मतलब सरकार आपको अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रही है, वित्त रूप पोषित कर रही है। आप समझिएगा। इस कारण कहा कि अब ये भी तो अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित है, ये भी तो अप्रत्यक्ष रूप से। तो इन 4-5 आधार पे कहा है कि जो राजनीतिक दल है उनको सार्वजनिक संस्था माना जाएगा, क्योंकि 2H में कहा है कि जो भी अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित हो सार्वजनिक वित्त से। तो कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित हो रही है, इसलिए इनको सार्वजनिक संस्था माना जाएगा और इनको राजनीतिक दायरे में लाया जाए। अब सवाल है कि इनको राजनीतिक दायरे में लाने का फायदा क्या होगा, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीतिक दल का जो चंदा आता है ना, ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हो, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, कि जो उनका चंदा आता है वो कहा जाता है कि उसमें करप्शन उसका एक सबसे बड़ा कारण है ना। अगर राजनीतिक दल का जो चंदा है हम उसको गलत तरीके से ना होने दें तो शायद भारत में भ्रष्टाचार की समस्या खत्म हो जाए। जब मैं आपको करप्शन पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि चुनाव में जो काला धन यूज होता है ना, वो सबसे बड़ा कारण है भारत में भ्रष्टाचार का, है ना। तो कहा जाता है कि अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के दायरे में ले आओ। आरटीआई के दायरे में जब आ जाएंगे तो लोग पॉलिटिकल पार्टी से क्या होगा, सूचना मांग लेंगे कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया, और इनको सारी जानकारी देनी होगी। जब इनको जानकारी देनी होगी तो ये कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे, अर्थात काले धन का यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप इस तरह कह सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के दायरे में अगर ले आएंगे तो हम काले धन के गलत प्रयोग को रोक लेंगे, है ना। देखिए आप, एक संस्था है एडीआर, उसने कहा है कि 80% पैसा इनके पास, मतलब ये 80% पैसा जो राजनीतिक दलों के पास आता है उसका सोर्स नहीं बताते, 80% पैसा, ठीक। तो ये कहा गया है, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया, पहले बताया कि सीआईसी ने कुछ तर्क दिए, इस तर्क के आधार पे कहा कि राजनीतिक दल सार्वजनिक संस्थाएं हैं, ठीक। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर ये आरटीआई के दायरे में आ जाएंगे राजनीतिक दल तो क्या फायदा होगा, भ्रष्टाचार रुक जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल, मान लीजिए ये पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो XYZ, इसने किसी बड़े उद्योग घराने से 1000 करोड़ रुपए लिए और चुनाव कराया, चुनाव में प्रचार कराया, चुनाव जीत गए। जब ये सरकार बनाएंगे तो आप बताओ ये सरकार की जो नीतियां बनाएंगे ये इस उद्योग के हिसाब, उद्योग का जो उद्योगपति है उसके अनुकूल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, है ना। अर्थात इस उद्योगपति को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो ऐसी कोशिश करेंगे ना। तो यहां क्या होगा, यहां सरकार बड़े स्तर पे क्या करेगी, गलत काम करेगी, है ना। इसी को बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। जब सरकार और उद्योगपति आपस में मिल जाएंगे तो जनता का फिर शोषण होगा। तो इस कारण हमें राजनीतिक दल को अगर हम आरटीआई के दायरे में ले आएंगे तो ये जो चुनाव, मतलब जो सरकारी जो दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, और जो उद्योगपतियों के बीच में रिश्ता होता है वो खत्म हो जाएगा, जिस कारण काले धन का, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा स्रोत खत्म। आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरह कहा जा रहा है कि आरटीआई के अंतर्गत इनको लाना चाहिए। सीआईसी ने कहा भी है, सुप्रीम, पर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है, और राजनीतिक दलों ने कहा है कि हम कोई सार्वजनिक संस्था नहीं है। उसका इन्होंने, राजनीतिक दल क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं कि हम कोई सार्वजनिक संस्था नहीं है, सार्वजनिक संस्था नहीं है। साथ में इन्होंने कहा कि हम पहले ही, ठीक है, इनकम टैक्स कानून है जो एक्ट है, ठीक है, या जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसके अंतर्गत हम पहले ही सारी जानकारी दे देते हैं, ऐसा कहा है। जो राजनीतिक दल है उन्होंने कहा है कि हम इनकम टैक्स एक्ट व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पहले ही जानकारी दे देते हैं, इसलिए ऐसा हमारे ऊपर आरोप न लगाया जाए कि हम बातें छुपाते हैं।
दूसरी बात इन्होंने कहा है कि हम अगर आरटीआई के दायरे में आ जाएंगे तो कई लोग, ठीक है, हमारी निजता का उल्लंघन करेंगे। देखिए अब फिर किसी एक संस्था की निजता आ गई है ना, कहा कि हमें जानबूझकर परेशान किया जाएगा, हमें विपक्ष के द्वारा, मतलब जो हमारे विरोधी दल है वो हमसे हमारा गलत यूज करेंगे हमारी जानकारी का। तो कहा कि हमारी जानकारी संवेदनशील होती है और दूसरे दल उसका गलत प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये 3-4 आधार दिया कि हम सार्वजनिक संस्था नहीं है, पहली बात तो ये बोला उसने। फिर बोला कि हम इन 2 कानून के अंतर्गत पहले ही सारी जानकारी दिए दे रहे हैं, है ना। फिर तीसरा बोला कि जो विरोधी दल है वो हमारी जानकारी का गलत यूज करेंगे। चौथा ये तर्क दिया कि हमें एक्स्ट्रा मशीनरी लगानी पड़ेगी जो हमारे पास है नहीं। तो इस तरह से कहा कि हमें आरटीआई के दायरे में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, चल रहा है, देखते हैं आगे क्या निर्णय आता है। ठीक, हाल ही के समय में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय दिया है और खुद को आरटीआई के दायरे में रखा है। तो भाई राजनीतिक दलों को तो ऐसे नहीं छोड़ेगा, है ना। जब खुद को ले आया आरटीआई के दायरे में तो राजनीतिक दल को भी आरटीआई के दायरे में लाएगा। ठीक, तो ऐसे सवाल है, ये मुद्दे हैं, है ना। अब ये मुद्दे क्यों बन रहे हैं? क्योंकि कानून में स्पष्टता नहीं है। जैसे मैंने कहा आपको, अप्रत्यक्ष रूप से पोषित होना, तो अब ये पता नहीं कि अप्रत्यक्ष रूप से किसको कहा जाएगा। इस कारण ये सब दिक्कतें आ रही हैं। मैंने आपको आरटीआई के संदर्भ में समस्त चर्चाएं कर दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई सवाल हो तो आप मेरे टेलीग्राम में डिस्कशन जो ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं, या आपके पास कोई अच्छी जानकारी हो तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं कोई टीचर या गुरु अध्यापक तो हूं नहीं, ठीक, आप ही लोगों की तरह हूं और हम लोग साथ बढ़ के तैयारी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए अगर आपके पास कोई अच्छे उदाहरण, कोई जानकारी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। उससे हम और आप सभी तरह से लाभान्वित होंगे। नमस्कार।